नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार दिग्गज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे साथियों कि पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत के इतिहास में हमने शुरू किया था मौर्य काल या मौर्य वंश। और मैं समझता हूं कि वो क्लास आपको पढ़ने की दृष्टि से और हमें पढ़ाने की दृष्टि से अच्छी रोचकता पूर्ण लगी है। याद करने पे भी हम अच्छी तरीके से बल देने का प्रयास करेंगे ताकि अच्छे से आपको चीज़ें कंठस्थ हों। इतिहास में चीज़ों को और तथ्यों को थोड़ा सा दोहराव की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए बार बार उन्हें दोहराइए। हमने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो भी क्लासेस आपको इतिहास में प्रोवाइड की जाए उनको अच्छे से आपको बार बार रिपीट कराया जाए, दोहराया जाए, एक लाइन को 4 से 5 बार बोला जाए। आवश्यकता हो लिखने की तो हम उसको अच्छा सा डिटेल में लिखते हैं। मैं साथ ही यहाँ पे आपके सामने 2-3 बातें बता दूँ। शॉर्ट नोट भी हम आपको हमारी ऐप पे और समय पे जब अंतिम परीक्षाओं के समय होंगे, जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी उसके अंदर, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे आरएस की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चूँकि सेकंड ग्रेड की जो सेकंड पेपर है उसमें भी ये है, तो ये कॉमन एक कंसोलिडेटेड कोर्स बनाया गया है, सब जगह है। एनसीईआरटी आरबीएससी की नई नई पुरानी किताबें, पुरानी एनसीईआरटी, और कुछ हमें लगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी अच्छी बुक्स चलती हैं तो उनसे भी हमने कंटेंट को इसमें जोड़ लिया है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि कॉमन कंटेंट है, पढ़ने की दृष्टि से आप इस पे थोड़ा सा रिलाय अपॉन या विश्वास कीजिए। मैं आपको ये ज़रूर वादा दिलाता हूँ कि आगामी 3 से सवा 3 महीने में ये संपूर्ण जो कोर्स हैं, अभी वर्तमान में तो हम थर्ड ग्रेड का लेंगे, फिर उसी के साथ में महीने सवा महीने बाद हम पीएसआई का जो पेपर है उसमें हिंदी मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ में जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं, जो भी अच्छे हमारे यहाँ पर जो टीचर्स हैं, वो आपको लेक्चर्स के माध्यम से अच्छा डिटेल में समझाएंगे। फैक्ट्स हैं उनको दोबारा दोहरा दोहरा के लिखा लिखा के याद करवाएंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों को अच्छा सा अनुपात मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वन लाइनर और टू लाइनर जो भी फैक्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब मेरा पेन ले लेता हूँ। पिछली क्लास में हमने जो शुरू किया था वो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जो मौर्य वंश है, मौर्य काल है, उसको पढ़ लिया था। शॉर्टली मैं जल्दी से इसको दोहरा देता हूँ। पुराने वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है, स्रोत हमने पढ़े। राजनीतिक दशाएं आगामी तीसरी चौथी क्लास से शुरू होंगी, जो 2-3 क्लासें और लेंगे उसके बाद शुरू होगी। प्रशासन को देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक आर्थिक जीवन में हम महिलाओं की स्थिति देखेंगे, कला के देखेंगे, संस्कृति देखेंगे। बहुत शॉर्ट, मुश्किल से एक क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। आर्थिक जीवन, ये तीनों जो है वो तो एक क्लास में है। ये वाला 2 क्लास लगेगी। इसमें स्रोत के अंदर मैं आज के बाद 2 क्लास और लूंगा जिसमें ये सब स्रोत होते हैं। ज़्यादातर सवाल देखिए ये स्रोत से, राजनीतिक दशाओं से और प्रशासन से ही आ जाते हैं। एनसीईआरटी और आरबीएससी बोर्ड में भी ये अच्छे से नई पुरानी में कवर किया गया है। बाकी ये जो 3 टॉपिक बात के दिए हुए हैं ये इजीली आपको डील हो जाएंगे, इसमें चिंता करने की कोई विषय नहीं है। बता दिया था पिछली बार कि प्रथम जो लिखित साक्ष्य हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में ही मिलते हैं। ये पूरा नक्शा उक्शा समझा दिया था, आपको ऐप पे ये मिल जाएगा। और उसके बाद मौर्य काल के प्रमुख स्रोत हमने साहित्यिक स्रोत के अंदर चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, दो ही का ही वर्णन मिलता है अब तक जो डिटेल में हमें पढ़ना होता है। बाकी जो शेष जो हैं जैसे ब्राह्मण साहित्य हैं, केवल किसने लिखी, कब लिखी उसको तो छोड़िए, किसने लिखी और किस प्रकार लिखी, किसने टीका लिखी उसकी बात है। विदेशी विवरण के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था अच्छे तरीके से कि हम इनको कोई अलग से नहीं पढ़ेंगे। जो भी हमारे टाइम पे, जो भी इन्होंने 2-4, एरियन ने 2-3 बातें कही है, जस्टिस ने 1-2 बात कही है, ऐसे ही सब ने 2-2, 3-3 बातें कही है, उनको साथ में मिला के पढ़ लेंगे। इनका भी यही उद्देश्य है कि जो देखा जाएगा। मैं दूसरी पीपीटी खोलता हूँ, 1 मिनट आप रुकिएगा। ये जो पीपीटी है वो दूसरी खुल गई है, 1 सेकेंड होल्ड। हाँ, थोड़ी वो अपडेटेड पीपीटी खुलनी थी, वो नहीं खुल पाई थी, पर ये अपडेटेड पीपीटी खुल चुकी है। तो पिछली बार हमने जैसे ब्राह्मण साहित्य में क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी अच्छे से 4-4 बार, 5-5 बार बोल के आपको बताया गया है। कोशिश भी आप कीजिए कि इनको बोल बोल के दोहराइए, याद कीजिए, थोड़ा सा बोलिए 2-4 बार देख के, फिर थोड़ा बंद करके आँख को देख के बोलिए, किताब को उल्टी रख के बोलिए, तो आपको ये याद हो जाएंगी। ऐसे ही हमने दूसरे चीज़ों को पढ़ा। हमने अब हम जो ये सारा जो साहित्य था वो हमने हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है।
और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में शायद हम आज से बात करेंगे। और ये सारी बात हमने पिछले क्लास में चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी विस्तृत चर्चा कर ली है, और राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह से देख लिया है। इसके किसी भी, मैं समझता हूँ कि शायद इतिहास में 2-4 परीक्षाओं में सवाल आ गए हैं, लेकिन हमने फिर भी इनके 15 अधिकरणों को लिया है। सामान्य जो विज्ञान के पेपर होते हैं उनमें तो ये पढ़ाया नहीं जाता। विषय के विशेषज्ञों को देखते हुए, आज के परीक्षाओं के सिनारियों को देखते हुए हमने इन सब चीज़ों को जोड़ा है, और हमने मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में भी अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है। फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ 1-2-4 फैक्ट अगर छूट गए हैं, तो भी हम अंतिम में इसके अंदर एक परीक्षा दृष्टि के नाम से या परीक्षा के दृष्टिकोण के नाम से 1 या 2 पेज अलग अलग किताबों में बिखरे हुए हैं, उनको भी लेके मैं आपको पूरा कंसाइज तरीके से इसके अंदर बता दूंगा। तो आप निश्चिंत तरीके से रहिए, कंटेंट कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ये हमने उनकी समितियों को पढ़ लिया था, राजस्व की व्यवस्था को पढ़ लिया था, और हमने मेगास्थनीज के द्वारा 7 वर्गों में समाज को बांटा था, उसको भी देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत। मौर्य काल के पुरातात्विक स्रोत। अब हम अभी तक हमने जो स्रोत के बारे में जानकारी जो आपको दी है, वो ये है कि पहला तो अभी तक जो लिटरेचर थे, जो किसी भी ब्राह्मण साहित्य में मिलता हो, बौद्ध साहित्य में मिलता हो, या आपके आजीवक संप्रदाय के साहित्यों में मिलता हो, जैन संप्रदाय के साहित्य में मिलता हो, या किसी जो विशेष आपके अर्थशास्त्र की बात करें, या मेगास्थनीज की इंडिका लें, या बाहरी जो विदेशी विवरण के करता हैं उन्होंने दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने लिखा है। ये निष्पक्ष लिखते हैं, कुछ राज्य से सहायता प्राप्त करके लिखते हैं, लेकिन हम आधार तो लेना ही होता है। आज हम उनकी बात करेंगे तो या तो स्वयं अपने आप में राजा थे, चाहे चंद्रगुप्त की बात करें, चाहे बिंदुसार की बात करें, चाहे अशोक की बात करें, चाहे वृहदत्त की बात करें। तो इन्होंने कुछ काम किए। कुछ काम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ों को, राज्य की आज्ञाओं और राजाज्ञाओं को और आदेशों को आम जनता को कोई भी मैसेज देने के लिए देखा। आज हम देखते हैं, जैसे राजस्थान में ही किसी मंत्री की महोदय की बात करें, आप अपने ज़िले में देखते होंगे, कोई नहर का उद्घाटन हो, चाहे स्कूल का उद्घाटन हो, या कोई भी काम करना हो, उसमें एक शिलापट्ट लगी हुई रहती है कि भाई फलाना दिन, फलाना व्यक्ति, फलाना मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय उनके कर कमलों से इस चीज़ को करेंगे। तो बस वो एक छोटा सा रूप है। उस ज़माने में प्रचार के कोई इतने माध्यम हुआ नहीं करते थे, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, ये व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक, इस तरह की चीज़ें थी नहीं, इंटरनेट था नहीं। तो लंबे समय तक चीज़ों को संरक्षित रखा जाए कि भाई किस राजा या किस शासक के द्वारा इस चीज़ को दिया गया, क्या वो अपनी जनता को मैसेज देना चाहता है, इसके बारे में बात की। तो उस समय में 3 चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला है ये आपका कि भाई कोई अभिलेख है। अभिलेख में भी 2 प्रकार के हैं, कोई शिलालेख है, समझ रहे हैं, कोई गुहा लेख है, ठीक है। तो या फिर ये भी 2 कैटेगरी में बांटे गए कि भाई बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख, ठीक है। तो उन सब बातों को हम देखेंगे कि भाई किन किन लिटरेचर्स को लिया गया और किन किन तरीके से काम किया। मतलब यहाँ पर जो ये पुरातात्विक स्रोत हैं, ये खोजकर्ता के द्वारा खोजे गए हैं। उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों में जिन भी राजा द्वारा ये बनाए गए, उनको खोज के माध्यम से अपनाया गया है, पुरातात्विक स्रोतों को लिया गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की बात पढ़ेंगे। बिंदुसार के समय इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता, और अशोक के समय तो मैं कहता हूँ आपको कि अभिलेख लिखने की जो परंपरा अगर असलियत में शुरू होती है, कि अच्छी तरीके से किसी भी अधिकारी को अपॉइंट किया गया हो, जैसे कि चापड़ों के अधिकारी थे, हम देखेंगे उन्होंने सब भारतवर्ष में संपूर्ण जो अभिलेख हैं उनको लिखने का काम उनके द्वारा, उनके हस्ताक्षर हैं, इनको देखेंगे। पर अशोक से पहले, अशोक ने हम जानते हैं कि ईरान और फारस से इसकी जो प्रथा है वो ली, दीर्घ समय तक ये सुरक्षित रखा जाए। उससे पहले हमें छोटे मोटे कोई ताम्रपत्र मिल जाता है, या कोई हल्का सा लिखा हुआ मिल जाता है किसी शिलाखंड पे, तो उन्हें हम अभिलेख नहीं कहते हैं। अभिलेखों को लिखने की परंपरा तो अगर सही मायने में प्रचलित की गई है और शुरू की गई है, तो वो अशोक के कालखंड में ही मिलती है। उससे पहले तो बहुत छोटे हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का 100 गोरा ताम्रपत्र अभिलेख, हम पढ़ेंगे महास्थान बोगरा का महास्थान अभिलेख। अब ये एक्चुअली अभिलेख नहीं है, ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है या चंद्रगुप्त मौर्य के, ये सब इतने बड़े, इसका हम मान सकते हैं क्योंकि ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, अलग अलग शासकों के समय अलग अलग कालखंडों में लिया गया है। ये सुदर्शन झील थी, कई बार किसी ने उसको बनाने के बाद किसी ने उसका पुनरुद्धार कराया, किसी ने उसके वहाँ से नहरें खुदवाई, किसी ने वहाँ पर विष्णु का मंदिर बनाया। तो यहाँ का लिटरेचर तो थोड़ा मानते हैं और ये मौर्य प्रशासन की जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में 2 मिलते हैं, 100 गोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। महास्थान, अब ये क्या घटनाएं थी, घटनाएं क्या थी दोनों में कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ा,
12 वर्ष के अकाल पड़ने के समय में वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी उनको लिटरेट किया गया, लिखा गया, तो उनके बारे में बात है। परंतु पहली बार अभिलेख लिखवाने का श्रेय अशोक को ही जाता जाता है। तो कभी परीक्षा में सवाल पूछ रहा है कि भाई किस शासक ने ही सुव्यवस्थित तरीके से या किसी भी तरीके से अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की, तो वो अशोक सम्राट ही था। कहाँ से ली गई? ईरान फारस से ली गई है। क्यों ली गई? कि राजा जो है वो अपनी प्रजा को संदेश दे सके। अब मुख्य उद्देश्य यहाँ आता है कि अभिलेख का मुख्य उद्देश्य क्या है। परीक्षा में पूछा जाए आपसे कि मुख्य उद्देश्य क्या लिखेंगे, तो एकमात्र जवाब है कि अपनी प्रजा के नैतिक मूल्यों का विकास करना, नैतिक उत्थान करना। भाई जो प्रजा है उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना और उनका नैतिक उत्थान करना, इसके लिए अभिलेख लिखाए गए थे। ये राजा की आज्ञाएं हैं और जनता के प्रति उनके सुझाव इसके अंदर लिखे गए हैं। हम तसल्ली से पढ़ेंगे कितने हैं, क्या है, कहाँ है। अब तक जमाने भर की जो क्वेश्चन आए हैं उनको ले लिया गया है। जमाने भर की किताबें जो वर्तमान में प्रचलित है, जहाँ जहाँ भी बोर्ड के टीचर्स की जो निगाहें जाएंगी वहाँ पर से चीज़ों को ले लिया गया है। आप निश्चित होकर सुनिए और देखिए। आगे देखते हैं, इनके बारे में बेसिक है। अब हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं। अब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें कहानी शुरू होती है, इसको हम रोकते हैं। इससे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको ये शायद किसी उसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें 6 या 7 बातें लिखी हुई है। ये इस प्रकार का है, नेट से लड़कों ने निकाल के लगा दिया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जानकारी क्या मिलती है इसको समझते हैं। इसको कहानी को समझेंगे, जब उसके बाद हम उसके ऊपर की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार क्षेत्र में, यानी कि आज वर्तमान में गुजरात के क्षेत्र में, जो सुदर्शन झील थी उसमें पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील को खुदवाया गया और बनवाया गया। किस समय की घटना है? ये मौर्य काल की घटना है। मौर्य काल की घटना में शासक कौन था पूरे भारतवर्ष पर? कि चंद्रगुप्त मौर्य साहब शासक था। ठीक है। और फिर पुष्यगुप्त वैश्य जो है उसका वहाँ का राज्यपाल था। जैसे केंद्र में अभी हमारे मोदी जी हैं और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी जी हैं, तो ये देखने को मिलता है। और उन्होंने सुदर्शन झील को बनवाया। यहाँ तक की बात क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। अभी आपके जो डाउट है कि भाई इसे रुद्रदामन का अभिलेख क्यों कहते हैं, तो वो भी उसकी बात भी आ जाएगी। उसके बाद हम दूसरे मौर्य शासक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त के पोते की, अशोक की। अशोक के समय तुसास्प या तुफास्प, जो भी कहना चाहे, दोनों नाम अवेलेबल हैं। तुसास्प या तुसास्प, तुसास्प या तुफास्प, यह स के स्थान पर फ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तुसाफ्स पढ़ते हैं। इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। अब किसी कारण से हो सकता है वो थोड़ी सी छोटी बन गई हो, उसे बड़ा करना हो या उसकी गहराई को बढ़ाना हो। यहाँ पर तुसाफ्स के द्वारा झील का पुनर्निर्माण कराया गया और यहाँ पर नहरें निकलाई गई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई नहरें अशोक के समय में तुसाफ्स के द्वारा ये बनाई गई थी। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने पुष्यगुप्त मौर्य से कहा कि भाई आप यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराओ। बात खत्म। और हमारी पट्टी वट्टी लगा दो, पट्टी का लगा दो, लगा दी बात। फिर अशोक जी आए, अशोक ने तुसाब से कहा या तुसाब ने अशोक से कहा, हमें तो याद करने से मतलब है, उससे कहा कि भाई झील को दोबारा थोड़ी सी बड़ी बनवाओ या गहरी बनवाओ और उसके साथ नहरें निकलाओ। तो नहरें निकलाई किसने? अशोक के समय तुसाब ने। अब ये जो रुद्रदामन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कई वर्षों बाद में जो शासक आते हैं। अब यहाँ से कहानी दोबारा हम शुरू करते हैं ऊपर चल के। यहाँ से अब आपको समझ में आएगा कि रुद्रदामन कौन था। रुद्रदामन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा राजा हुआ था जो संस्कृत का भी विद्वान था, व्याकरण का भी वो जानकार था, और व्याकरण के जानकार के समय भी पूरे भारतवर्ष पे था। तो देखते हैं, ये मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के बाद के जो काल हैं उसके अंदर के समय की बात कर रहे हैं, के अभिलेख हैं। ये शक शासक हुए हैं, हम देखेंगे अभी कि ये शक शासक हुए हैं, उनके समय का अभिलेख है। उस टाइम पे ये इसको लिपिबद्ध किया है। घटनाएं हो चुकी थी पहले, लेकिन घटनाएं होने के बाद में इनको अभिलेख बाद में किया गया। छोटी मोटी पट्टिकाएं पाई जाती है, लेकिन इनको हम हमारी किताबों में देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें तो बिखरी हुई है, बिखर के हम उसको एक इंडेक्स बनाते हैं। तो ये वैसा काम है। तो रुद्रदामन संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान था। जूनागढ़ स्थान में गिरनार वाले क्षेत्र में है। जूनागढ़ स्थान जो है वो गिरनार, गुजरात के गिरनार वाले क्षेत्र में है। जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में, इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था, पहला लिखा गया अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में, तो लिखे गए होंगे लेकिन बिल्कुल पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखा गया, जो विशुद्ध संस्कृत की बारीकियों को ध्यान रखा गया। क्यों? क्योंकि रुद्रदामन जो है वो संस्कृत का ज्ञाता है।
साथ में व्याकरण का ज्ञाता है, तर्कशास्त्र का ज्ञाता है, राजनीति शास्त्र का ज्ञाता है। तो ये इन्होंने विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, जो काव्य शैली अर्थात कि चंपू यानी कि गद्य और पद्य गाने में और पढ़ने में दोनों ही प्रकार से ये लिखा गया है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शक शासक जो परवर्ती शासक हुए हैं आपके मौर्य वंश के, उनके द्वारा जो शासक था रुद्रदामन, जो संस्कृत व्याकरण तर्कशास्त्र राजशास्त्र का विद्वान था, जूनागढ़ अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है पूरे भारतवर्ष का। आगे आ जाइए। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए, रुद्रदामन भारतवर्ष का शासक बना। ठीक है, उसने क्योंकि ये संस्कृत का ज्ञाता था, अच्छी तरीके से सुदर्शनशील को देखा, परीक्षण किया, सारी बात की, और वहाँ का जो राज्यपाल था सुविशाख को कहा कि यहाँ पर आप बांध का निर्माण कराइए। और गिराई कर दी होगी, जनसंख्या का आप देखते हैं थोड़े दिनों बाद बढ़ रहा है, तो किसी भी नदी या बांध के बीच में जनसंख्या का जो घनत्व है वो बढ़ता है, ऐसे बढ़ा होगा तो बांध का यहाँ पर पुनर्निर्माण जो है रुद्रदामन के समय सुविशाक्त द्वारा बांध का पुनर्निर्माण यहाँ पर करवाया गया। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज। फिर इसके परवर्ती शासक हुए हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय भी जो रुद्रदामन जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, उस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के ऊपर जो कार्य किया गया है, यहाँ पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित के द्वारा किया गया। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। गुप्त वंश के शासक हैं स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त तो दो वंश, मौर्य वंश और शक वंश और गुप्त वंश, ये तीन वंशों की कहानी है। इसके शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वेश्य, अशोक के समय तुषास्प, रुद्रदामन के समय सुविशाक्त, स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त और चक्रपालित। पर्णदत्त ने बांध का पुनर्निर्माण यहाँ पर करवाया, डबल बार बांध का पुनर्निर्माण हुआ है। तो चक्रपालित के द्वारा यहाँ पर विष्णु की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में सवाल आते हैं इससे, दो चार अच्छी परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं, जैसे कि आपके कॉलेज लेक्चरार में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में ये आ चुका है, तो ये थर्ड ग्रेड या आरएस में आने की संभावना बनती है। दोबारा इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब हम यहाँ पर हमने देख लिया इस तरीके से कि जो बात बताई कि भाई रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य काल की जानकारी मिलती है, दो शासकों का ज्ञान मिलता है, चंद्रगुप्त का मिलता है और साथ में अशोक का मिलता है, हमने देख लिया। तो ये भी पुरातात्विक स्रोत है। उसके बाद हम यहाँ पर चंद्रगुप्त के शासन की दो ताम्रपत्र या अभिलेखों की बात करेंगे, कैसे दिखते हैं, किस प्रकार के दिखते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सोहगरा ताम्रपत्र, ये वाला सोहगरा ताम्रपत्र है, ये देख लो सोहगरा ताम्रपत्र, ये किताबों में भी ऐसा ही है, सोहगरा ताम्र अभिलेख जो ताम्रपत्र लिखा हुआ है, और महास्थान जो बोगरा बांग्लादेश में है वहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्या है, दोनों में सेम कहानी है। दोनों की सेम कहानी क्या है कि ये दोनों ही समय जो आपके राज्य के द्वारा जो अनाजों का प्रबंधन किया जाता था कि भाई अनाज का उत्पादन उस जो काल पड़ता था उस समय पे नहीं होता था, या अनावृष्टि के समय पे जब काल पड़े तब ये नहीं होते थे, यहाँ पर अनाज की व्यवस्था को बांटने का या राशनिंग की व्यवस्था का काम करने का देता है। तो दोनों में बात तो ये सेम लिखी हुई है। ठीक है, दोनों, दूसरी बात चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे है। दोनों की जगह हम देख लेते हैं, एक बांग्लादेश में है और एक यूपी के गोरखपुर में है। तो ये देखने की है कि भाई कहाँ का है, कि सोहगरा ताम्रपत्र यूपी के गोरखपुर का है, कि सोहगोरा ताम्रपत्र यूपी के गोरखपुर का है, जिले में स्थित है। भीषण अकाल के समय में खाद्यान्न की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और ताम्रपत्र पर देखो इंपॉर्टेंट है, ये ताम्रपत्र पर लिखा गया है, सोहगोरा ताम्रपत्र जो यूपी में है, गोरखपुर में है। उसके बाद है महास्थान अभिलेख जो बोगरा जिला बांग्लादेश वर्तमान में है, ठीक है, स्थित है, जो भीषण अकाल के समय खाद्यान्न व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। ये अभी तक हमने चंद्रगुप्त के समय की तीन घटनाएं जो पुरातात्विक स्रोतों में देख ली है। ठीक है, पहली जो रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है, और ये जो सोहगरा ताम्रपत्र और महास्थान ताम्रपत्र है इसके समय भी यहाँ पर नाम आया है। तो हम ये समझते हैं, आपको स्थान याद हो गया, इनके शासक याद हो चुके, किस जगह के हैं और किसके उद्देश्य है, यही चीज़ इसके अंदर बनती है। ठीक है, आगे आइए। अब हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है अशोक के अभिलेख। क्या, अब थोड़ा सा यहाँ पर रुक के मैं आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा। चर्चाएं ये हैं कि भाई अभिलेख जो है अशोक के द्वारा क्यों लिखवाए गए। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि भाई अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाने की परंपरा क्यों ली गई, कहाँ से ली गई, किस प्रकार से ली गई, और किस किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया, क्या क्या काम दिए गए, क्षेत्रों को किस प्रकार से चिन्हित किया गया, भाषाएं कौन कौन सी ली गई,
मुख्यतः भाषाएं कौन कौन सी थी, आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें किस किस प्रकार की जनसंख्या रहती थी, ये लोग रहते थे वहाँ पर किस प्रकार की भाषाओं का चयन किया गया, उसके बारे में हम देखेंगे। वर्तमान समय में किन अंग्रेजों के द्वारा या किन महान जो ब्रिटिशर्स हैं जो इतिहास में रुचि रखते थे उनके द्वारा इनकी खोज की गई, और वर्तमान समय में ये जो अभिलेख है कहाँ पर स्थित है और कहाँ से पाए गए हैं, इन सब चीज़ों की हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। ये सब रट्टाफिकेशन करने का काम है। हम जिसे याद करना कहते हैं उसे सामान्य अर्थों में बार बार दोहरा दोहरा कर रटना भी कहते हैं। कोई भी अच्छा शिक्षक आपको इस बारे में बोलेगा नहीं, लेकिन इतिहास की एक मजबूरी है, बार बार पढ़ने पर, बार बार दोहराने पर ही यह आपको फिर स्थायी रूप से याद होता है। तो इतिहास में क्या है, आपको बार बार चीज़ों का दोहराव करना होगा। हम्म। अब अशोक ने अभिलेख लिखने की जो परंपरा है वो कलिंग युद्ध के बाद शुरू की। कलिंग युद्ध से पहले तो वो अपने नन्याने भाइयों को हराकर मगध को प्राप्त करता है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। आपको ये भी पता है कि कलिंग वॉर्स क्यों की गई थी, भाई कलिंग का युद्ध क्यों लड़ा गया था। तो इतिहास के कुछ प्रमाण हैं। पहला कि सबसे पहले उसका एक आर्थिक महत्व था कि समुद्र के रास्ते से वाणिज्य व्यापार हो। दूसरा तत्कालीन कारण क्या था कि जहाँ से वो व्यापार हो रहा था तो कलिंग के द्वारा उस व्यापार के ऊपर कुछ चुंगी या कर लगाए जाते थे। तो ये दोनों बातें थी, इस कारण से यहाँ पर अशोक के द्वारा कलिंग वॉर्स की गई कलिंग को जीतने के लिए। ठीक है। कलिंग युद्ध के जीतने के बाद हम पाते हैं एनसीईआरटी की किताबों में कि जो 1 लाख लोगों को जो है वो अशोक के द्वारा उस समय पर उस युद्ध में वो मारे गए। ठीक है। और 1.5 लाख से करीब जो लोग हैं वो घायल हुए, और करीब 50,000 से लाख के बीच में व्यक्ति जो है वो बंदी बनाए गए। बहुत सारे प्रकार की बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। ये एक सामाजिक पक्ष के कारण है। कुछ किताबों को हम और टटोलते हैं और गहराई में जाते हैं इतिहास में, तो ये पाया जाता है कि जब चंद्रगुप्त अशोक महान जो है वो युद्ध करने गए थे, उस समय उनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम अभी हम लेंगे थोड़ा सा देख के क्लास में। उन वो प्रेगनेंसी से थी और वो कई लंबे टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, और वो युद्ध जाने से पहले वो अपने गर्भावस्था से हो गई थी। तो अशोक महान युद्ध लड़ने जाते हैं, और युद्ध के दौरान इतनी ज़्यादा भीषण जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं तो उनका दिल वैसे व्यथित होता है। और जब वो जीत के उस क्षेत्र को आते हैं तो अपनी पत्नी के पास आते हैं, तो अ, किसी कारणवश तो उनकी पत्नी का जो गर्भावस्था है उसमें मिसकैरेज हो जाता है। वहाँ से ये सोच में पड़ते हैं, देखिए। और फिर जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको भी बहुत धक्का लगता है, जो जैन अनुयायी हैं उन्हें भी बहुत धक्का लगता है, और जो ब्राह्मण अनुयायी हैं उन्हें भी बहुत धक्का लगता है। तो उस समय की परिस्थितियों में अशोक जाता है और चीज़ों को समझता है कि भाई जो आपकी भेरी घोष की नीति है, उस भेरी घोष की नीति को हम धम्म नीति में परिवर्तित करने का समय आ चुका है। और राजा के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि ये भाव जो था कि भाई किस प्रकार से हम युद्धों को कम करें, और जो नैतिक आदर्श हैं उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया जाए, और वो नैतिक आदर्श जो है लंबे समय तक चलें, आगे बढ़ें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अशोक के जाने के 30 से 50 वर्ष के अंदर जो उनके आगे के शासक आए हैं उनके द्वारा ये संभाल नहीं पाया, और पुष्यमित्र जो शुंग है उसके द्वारा, आप भी समझते हैं कि व्रजरथ की जो हत्या किस प्रकार से की गई है उसका भी जो विवरण आएगा उसको हम बताएंगे। बहरहाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि क्या उद्देश्य आन पड़ा कि अशोक के द्वारा अभिलेख लिखाए गए। प्रजा का नैतिक उत्थान करना था। प्रजा को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बात नहीं करनी थी। प्रजा को है कि स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में बात कीजिए। आप ग्रस्त जीवन को अच्छे से जिए, और ग्रस्त जीवन को अच्छे से जीते हुए आप जो है मोक्ष की प्राप्ति तो दूर की बात है, लेकिन आप कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि अशोक, अभी देखेंगे हम अशोक महान के द्वारा जो जिस भी प्रकार के जो उत्सव होते थे जिसमें मदिरा शराब सुरा इस प्रकार की बातें होती थी, उस प्रकार को बंद किया गया। रंगरेलियाँ मनाने वाले जो उत्सव होते थे उन्हें बंद किया गया। मौज मस्ती मखौल वाले जो उत्सव हुए थे उन्हें बंद किया गया। उनके स्थान पर हाथी की, विमानों की, इस प्रकार की झांकियाँ जो स्वर्ग में ले जाने वाली हों उस प्रकार की झांकियों का वर्णन किया, और उसी क्रम में इन्होंने अभिलेख लिखने का भी काम किया। तो अभिलेख लिखने का भी काम किया। चापड़ महोदय द्वारा ये सब अभिलेख लिखे गए, उनके द्वारा रिटर्न किया गया, हस्ताक्षर
जो है वो चापण के ही मिलते हैं। देखेंगे हम कहाँ से हमें ये प्राप्त मिलता है। हम ये भी देखेंगे कि अशोक जो है उसका नाम किस प्रकार से, और हाँ, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अभी हाल ही में कुछ वर्षों में, अब हाल ही में यानी कि 100-200 वर्षों के भी पहले, 250 वर्ष पहले इनको पढ़ा गया अच्छे तरीके से। और जेम्स प्रिंसेप महोदय ने उसको पढ़ तो दिया, लेकिन उस टाइम जब पढ़ा तो ये श्रीलंका के कोई राजा थे तिस्से, उसके बारे में जानकारी दे दी, और ढूंढने का काम टी फेल्डर महोदय के द्वारा किया गया। तो हम अच्छी तरह से देखेंगे। बहरहाल लंबी चौड़ी बातें हैं, और जब इनके हम 14 संदेशों को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से कैसे याद किया जाए, तो एक एक तर्क को हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले कि अभिलेख किस प्रकार से। तो पहले जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे उनको काट कर उस पर खरोष्टी से, अरेमाइक लिपि से, ब्रह्मी लिपि से लिखा गया प्राकृत भाषा में। ठीक है। जहाँ पर छोटे पहाड़ थे वहाँ पर भी लिखा गया, यानी कि वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख हमें यहाँ पर दो मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि स्तंभ लेख, जहाँ पर जमीन थी, सपाट स्थान थे, लोग वहाँ पर भी रहा करते थे। जहाँ जमीन थी, सपाट स्थान थे, वहाँ पर भी जो स्तंभ लेख हैं वो वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख के बारे में जानकारी मिलती है। और अंततोगत्वा जो गुहा लेख है वो बीजक समुदाय के लोगों को ही ये समर्पित की गई है। अन्य लोग वहाँ पर जाते थे, देखते थे, समझते थे, पठन पाठन का काम करते थे। बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको बीच में से काटा गया, काट के वहाँ पर गुहा लेख है। दो ही शासकों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हम देखेंगे कि भाई दो ही शासक जो थे, ये देखिए, ये इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अशोक के जो शिलालेख है। अब देखिए अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो देखिए यहाँ से ये शाहबाज गढ़ी, उसके बाद मानसेहरा, तक्षशिला, ये आपके ये गिरनार वाला क्षेत्र, ये टोपरा, टोपरा के अंदर स्तंभ लेख मिला है, मेरठ में स्तंभ लेख है, कालसी के अंदर अशोक का जो शिलालेख है। उसके बाद में आपके ये इंद्रप्रस्थ है, बेराट के अंदर शिलालेख है। उसके बाद ये निगलीवा शिलालेख यहाँ पर नेपाल में है, श्रावस्ती है। उसके बाद रुमिनदेई का स्तंभ लेख है। उसके बाद ये रामपुरवा का स्तंभ लेख है, लोरैया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख है। खम्बे मतलब सीधी भाषा में खम्बे, उस और लोरैया अराराज का। उसके बाद पाटलिपुत्र का, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पाटलिपुत्र का, उसके बाद काशी का, रूपनाथ का, सांची का स्तंभ लेख है। तो इसमें आप पीडीएफ में अच्छे से देखिएगा, एक दो बार तीन तीन बार देखेंगे, जब ये मैप में आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ये दक्षिण में बात करें तो ये सांची, सोपरा, उसके बाद में आपके ये नीचे मास्की, जिसमें जिसमें पहली बार अशोक को अशोक कहा गया। अशोक महान को मास्क के अभिलेख में सबसे पहली बार अशोक कहा गया। उसके बाद अब दक्षिण में बहुत सारे हैं, दक्षिण में बहुत सारे हैं, आंध्र प्रदेश में, और ये जो ये वाला क्षेत्र है इस टाइम पे तमिलनाडु के ऊपर वाले क्षेत्र, इसमें बहुत सारे अभिलेख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी, ये सिद्धपुर, ताम्रलिप्ति, चंपा, इस प्रकार के कई कई जगहों में पाए गए हैं। सबकी अच्छे से लिस्टिंग की गई है, और लिस्टिंग करके ही हमने यहाँ पर पूरा काम किया गया है। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है। बात यह है कि ईरान जो है, ईरान के जो शासक हुए हैं उन, या फारस के जो शासक हुए हैं, उनके द्वारा ही अभिलेख लिखने की परंपराएं चलाई गई थी, और अभिलेख लिखने की जो परंपराएं थी उसको अडॉप्ट किया यहाँ पर अशोक के द्वारा। अब तक कुल 47 स्थान या 40 स्थान, दोनों चीज़ें नई और पुरानी एनसीईआरटी में मिलती है, इसलिए अब तक 47 स्थान से 150 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। और सर्वप्रथम हम बात करें तो जो टी फेंतलर महोदय हैं, इनको ये श्रेय जाता है। ये जो सर्वप्रथम टी फेंतलर महोदय हैं, ये टी फेंतलर महोदय हैं, टी फेंतलर महोदय हैं 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा। दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक थे, उस फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे मेरठ से निकाल कर दिल्ली लाया गया था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फिरोज शाह, अभी देखते हैं, या अकबर की बात है शायद, अकबर जहांगीर के समय की बात है, अभी देखते हैं। तो अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा अभिलेख, देखिए सबसे पहले पढ़ा जो गया वो था दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, यही बात कंफ्यूज कर रही थी। और सबसे पहले खोजा गया दिल्ली मेरठ अभिलेख। खोजकर्ता कौन थे? कि साहब टी फेंतलर महोदय थे, 1750 ईस्वी में थे। टी फेंतलर महोदय के द्वारा 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा गया, जहां पर ये जानकारी मिलती है कि ये अशोक के अभिलेख हैं या मौर्य काल के अभिलेख हैं। 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं।
और दिल्ली टोपरा को, दिल्ली मेरठ के बाद में जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। अभी देखेंगे कौन कौन से शासक के हैं, अच्छी तरह से देख लेंगे। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में सफलता से पढ़ा गया, किंतु यहाँ पर थोड़ी सी गलती जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कर दी गई। जो यहाँ पर देवानाम प्रिय नाम दिया गया, जो देवानाम प्रिय नाम दिया गया, वो पहचान सिंघल देश के जो राजा तिस्से, जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जो ये राजा तिस्से थे, तिस्से से कर डाली। बाद में ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि सिंघवी अनुश्रुतियों में, यानी कि श्रीलंका के जो क्षेत्र है उसमें जो जनश्रुतियां चली हुई हैं, जो कालांतर में चली आ रही है, ये शासक जो बताया गया ये अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब कि भाई यहाँ पर जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है उसके अंदर देवानाम प्रिय जो नाम है वो नाम तिस्से से नाम मिलकर ये अशोक के लिए मिलता है, ये स्पष्ट हुआ। और 1915 में तो और ही स्पष्ट हो गया कि मास की जो लेख है, मास के अभिलेख को अशोक का नाम पढ़ा गया और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई। आगे हम अच्छे से देखेंगे कि भाई अशोक के नाम किस किस में क्या क्या मिलते हैं, सर्वप्रथम क्या क्या मिलते हैं, सबकी लिस्टिंग और चार्ट बनाया हुआ है। तो कहने का उद्देश्य है सब घटना 1750 के बाद की है। दिल्ली मेरठ अभिलेख में सबसे पहले टी फेंचलर के द्वारा ये खोजा गया, पढ़ने वढ़ने का कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है उसको खोजा गया, यही दिल्ली टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगवाया गया था, हरियाणा से लेके आए थे, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। परंतु पढ़ने के टाइम पे थोड़ी सी ये भूल हो गई, ये श्रीलंका के जो राजा थे उसका तिस्से नाम के जो शासक हुए थे उनके बारे में बता दिया गया। लेकिन कालांतर में ये मालूम पड़ता है कि जो देवानाम प्रिय है वो आपके अशोक के नाम का संबोधन है, इसलिए ये जो अभिलेख है ये अशोक के समय का माना गया। और मास की अभिलेख 1915 में 1915 में मास के अभिलेख में मिलता है कि अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। ये सब बातें इसके अंदर थी। और यहाँ पर मैं आपको डी आर भंडारकर महोदय की कुछ बात बताना चाहूँगा। डी आर भंडारकर महोदय द्वारा इतिहास जो अशोक का लिखा गया है वो सब प्रकार के अभिलेखों को घूम घूम के वो गए, उनको पढ़ा, उनको समझा, उनको देखा, और अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर अगर लिखने का काम किया गया है तो वो डी आर भंडारकर महोदय के द्वारा ही किया गया है। तो डी आर भंडारकर ने अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया। अशोक के सभी अभिलेख का विषय प्रशासनिक था। अब ये सवाल उठता है, ये सवाल आता है कि भाई सभी जो लिखे गए अभिलेख हैं उनका जो विषय है वो प्रशासनिक है, पर रुमिनदेई अभिलेख जो है उसका विषय आर्थिक है। सवाल आता है कि निम्न में से कौन से अभिलेख का जो विषय है आर्थिक है, तो वो आपका है रुमिनदेई अभिलेख आर्थिक है, और बाकी सब प्रकार के जो अभिलेख हैं वो आपके प्रशासनिक विषय के ऊपर जानकारी देते हैं, राजा के किस प्रकार जनता के लिए नैतिक उच्च आदर्श, नैतिक आदर्श स्थापित किए जाएं उनके बारे में जानकारी देते हैं। अब यहाँ पर ये बात करना जरूरी है कि किन किन अभिलेखों में जो आपके अशोक हुए हैं उसका क्या क्या नाम मिलता है, क्योंकि ये सवाल पूछता है। जब सवाल पूछता है तो दोहराव करने की स्थिति बनती है। दोहराव करने का पहला तरीका है कि बोल बोल के अच्छा सा दोहराव कीजिए। तो अशोक भय से रहित, शोक से रहित, अशोक महान, अलेक्जेंडर महान, अशोक महान, अकबर महान। क्यों महान थे? हाँ, 2 मिनट के लिए बात कर लेंगे। अलेक्जेंडर के पीछे महान इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वो दुनिया को जीतने पहुंचा था, वो भी अपनी कला को बढ़ाना चाहता था, वो भी अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहता था, वो भी अपने धर्म और उसके दर्शन को बढ़ाना चाहता था। कुछ अच्छे काम अलेक्जेंडर के समय भी किए गए होंगे, ठीक उसी प्रकार कुछ अच्छे काम अशोक के समय भी किए जाते हैं, इसलिए अशोक का नाम महान कहलाया जाता है। जो आम जनता के लिए अच्छे काम करें, नैतिक आदर्श स्थापित करें, समाज में जितने भी धर्म समुदाय हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करें, समाज के अंदर युद्धों की स्थिति कम करें, सामाजिक कार्य अच्छे से हों और धार्मिक कार्य अच्छे हों, आर्थिक उन्नति अच्छी हो, कर की प्रणाली बहुत व्यवस्थित हो, लोग उसके समय पर अपने आप को अच्छा समझे महसूस करें, इस प्रकार की कई चीज़ें होने महान होने के लिए बनाती है। तो वही कार्य इनके द्वारा किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक नाम सर्वप्रथम मास की लघु शिलालेख पर मिलता है। इंपॉर्टेंट लगा दो, दिवाली कर दो इसकी 3 स्टार। ठीक है, तो ये नाम सर्वप्रथम मास की लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक नाम सबसे पहले मास की शिलालेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में
गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलन, लघु शिलालेख में भी अशोक नाम उत्कीर्ण मिलता है। तो देखेंगे कौन कौन से कहाँ पर है, तीन तीन चार चार बार बोल के देखेंगे कि मास्की लघु अभिलेख में, मास्की लघु अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, अशोक नाम मिलता है मास्की शिलालेख में, लघु शिलालेख में। प्रियदर्शी कहाँ मिलता है? प्रियदर्शी बाबरू में मिलता है। बाबरू हमारे यहाँ पर बेराट में है, जयपुर में है। और कंधार में मिलता है। और दीपवंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो प्रियदर्शी नाम मिलता है अशोक का, प्रियदर्शी नाम बेराट में मिलता है, बेराट जयपुर में है। कंधार आपके अफगानिस्तान वाला स्थान है, कंधार अभिलेख में मिलता है प्रियदर्शी नाम, कंधार अभिलेख में, बाबरू अभिलेख में। और आपके दीपवंश बौद्ध वंश की जो आपकी पुस्तक है उसमें मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। तो दीपवंश में मिलता है प्रियदर्शी, कंधार अभिलेख में मिलता है, बाबरू अभिलेख में मिलता है। उसके बाद देवानाम पिये, देवानाम पिये 12वें और 13वें शिलालेख में ये मिलता है। हम देखेंगे 12वें और 13वां शिलालेख देखेंगे, उसके अंदर मिलता है। और देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय तो 12वें और 13वें शिलालेख में जो मतलब जो 8 प्रकार के शिलालेख मिलेंगे, उसके अंदर 12वां और 13वां जो शिलालेख मिलता है उसके अंदर देवानाम मिलता है। और देवानाम पिये, देवानाम पिये प्रियदर्शी, देवानाम पिये प्रियदर्शी गिरनार अभिलेख में मिलता है, रुमनदेव अभिलेख में मिलता है, निगलीवा अभिलेख में मिलता है। देवानाम पिये देखिए प्रियदर्शी मिलता है बाबरू कांधार दीपवंश, बाबरू कांधार दीपवंश, देवानाम प्रिय 12वें 13वें शिलालेख में। उसके बाद देवानाम प्रिय प्रियदर्शी गिरनार, गिरनार रुमनदेई, रुमनदेई निगलीवा, यानी कि डीपी 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 यानी पूरा नाम डीपी, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी गिरनार रुमनदेई निगलीवा, गिरनार रुमनदेई निगलीवा। अशोक वर्धन विष्णु पुराण में, अशोक वर्धन, अशोक का नाम अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मिलता है, अशोक का नाम अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मिलता है, अशोक का नाम अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मगधा मगध मगधार धीरज, मगध अधिराज धीरज, मगध अधिराज धीरज बाबरू शिलालेख में ये मिलता है। तो बाबरू शिलालेख में दो मिलते हैं, मगध अधिराज और आपके प्रियदर्शी बाबरू में। अब यहाँ पर बुद्ध शाक्य और शाक्य मुनि कंफ्यूज करेंगे। तो शाक्य मुनि जो नाम है वो महात्मा बुद्ध की उपाधि है। मैं फिर बताऊंगा, शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध की उपाधि है। और बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पूछेगा कि पहली बार अशोक का नाम अशोक किसमें मिला, तो मास्की अभिलेख में मिला। अशोक का अन्य नाम मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य भी मिला है, बुद्ध शाक्य भी मिला है, बुद्ध शाक्य भी मिला है, लेकिन शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ मैंने 2 या 3 बार 4 बार आपको बोला है। आप इसको रिकॉर्ड कर, जो रिकॉर्डेड वीडियो है ऐप पे अवेलेबल है, और साथ यूट्यूब पे भी जो क्लासेस होंगी हमारी टीम जो भी डिसाइड करती है वो यूट्यूब पे भी चढ़ती है। उसके बाद आपको ऐप पे मिलेगी, बार बार बोल के। हम इसको जब शॉर्ट करेंगे तब इसको भी बताएंगे। जब पूरा 10-12 लेक्चर्स में ये पूरा हो जाएगा, मैं 1 घंटा 1.5 घंटे का आपके लिए 2 घंटे का एक शॉर्ट लेके आऊँगा, और उस शॉर्ट में इसको अच्छे से बखान करेंगे, आप पूरी बात को समझ जाएंगे। तो हमने अशोक के नाम भी पढ़ लिए, ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब देखेंगे अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी। सिंपल सी बात है कि अशोक के अभिलेख की भाषा पूछे, भाषा प्राकृत थी। लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। मुख्यतः 89 मतलब 90% जो अभिलेख हैं उनकी भाषा जो है ब्राह्मी लिपि है, जो भारतवर्ष में थे। जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र थे जहाँ अफगानिस्तान है, या अफगानिस्तान से ईरान जाने वाले रास्ते के अंदर जो अभिलेख है वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर अरेमाइक जो है लिपि मिली है, अरेमाइक लिपि मिली है, खरोष्ठी लिपि मिली है। और यहाँ पर कुछ बात है कि जो ब्राह्मी लिपि है उससे पहले के भी कुछ साक्ष्य पाए जाते हैं, जो प्राक ब्राह्मी, यानी कि ये विकसित रूप है, ये थोड़ा इससे कम विकसित रूप की भाषा है। तो ये भी कहाँ मिलती है, अक्षर होंगे, कुछ चिन्ह होंगे, कुछ बनावट होंगी, आकार प्रकार होगा, तो वो थोड़े से अलग होंगे लेकिन मिलते जुलते होंगे। तो पूछ लेता है कि मौर्य काल के पहले के समय प्राक ब्राह्मी लिपि के उदाहरण प्राप्त हुए, मतलब मौर्य काल में प्राक ब्राह्मी लिपि के जो उदाहरण है वो कहाँ पर स्पष्ट हुए हैं, तो अनुराधापुर श्रीलंका में, पिपरहवा, सोहगोरा अभिलेख, महास्थान अभिलेख पढ़ाया था अभी, ठीक है। तो सोहगोरा अभिलेख जो है आपके यूपी के अंदर गोरखपुर में है, और महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश जिले में है। तो यहाँ पर जो ये मिल रहे हैं अनुराधापुर, पिपरहवा, सोहगौरव और महास्थान, ये सब जो है ये प्राक ब्राह्मी लिपि के उदाहरण हैं, मौर्य काल के समय के या मौर्य काल से पहले के समय के। कुछ चंद्रगुप्त मौर्य, ये दो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ही हैं, सोहगोरा और महास्थान, समझ रहे हो, सोहगोरा महास्थान चंद्रगुप्त के। तो इससे पहले की जो प्राक ब्रह्म लिपि पूछ ले, एक तो ब्राह्म लिपि मुख्यतः तो ब्राह्म लिपि थी
खरोष्टी अरेमाइक भी मिलती थी, लेकिन प्राक ब्राह्म लिपि के कुछ उदाहरण पूछे तो अनुराधापुर, पिपरवा, सोगोरा और महास्थान अभिलेख देखने को मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि के अलावा खरोष्टी अरेमाइक यूनानी लिपियों भी प्राप्त होती है। तो ब्राह्मी लिपि थी, उसके अलावा खरोष्टी अरेमाइक और यूनानी लिपि मिलती है। अब देखें कहाँ कहाँ मिलती है, क्योंकि विशेष बन जाता है, कम क्षेत्रों में मिलता है इसलिए विशेष बनता है। तसल्ली से एक एक बार, दो दो बार बोलेंगे, याद करेंगे, सुनेंगे, समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान वर्तमान में, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान वर्तमान में खरोष्टी लिपि का उदाहरण मिलता है। खरोष्टी लिपि में लिखा गया है सभी अशोक के काल के समय के ही। तो शाहबाजगढ़ी पेशावर जो पाकिस्तान में जो लिपियां पाई जाती हैं किसी अभिलेख के ऊपर, इन अभिलेख के ऊपर, तो खरोष्टी लिपि पाई जाती है। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है। मनसेहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान में है। मनसेहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान में है। खरोष्टी लिपि तो शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में जो मिलती है वो खरोष्टी लिपि मिलती है। तक्षशिला वो लगमान काबुल वाले क्षेत्र में अरामाइक मिलती है। तक्षशिला लगमान या काबुल वाले क्षेत्र में अरामाइक या अरेमाइक मिलती है। उसके बाद शर ए कुना कांधार में अरामाइक और ग्रीक, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये अलग है। कंधार के अंदर जो अभिलेख है शर ए कुना अभिलेख जो कंधार में है उसकी लिपि द्विभाषी है, अरामाइक है और ग्रीक है। ध्यान रखना, अरेमाइक ग्रीक है। तो फिर पढ़ देता हूँ। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि मिलती है। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि मिलती है। मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि मिलती है। तक्षशिला लगमान काबुल में अरेमाइक लिपि मिलती है। तक्षशिला लगमान काबुल में अरेमाइक लिपि मिलती है। शर ए कुना कंधार में अरेमाइक के साथ साथ ग्रीक लिपि मिलती है। यहाँ तक की बात है, और यही है जो इम्पोर्टेंट है अब तक पूछे गए हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो है वो आप खरोष्टी चेपियाना, ब्राह्मी लिपि चेपियाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर चापण महोदय की चर्चा कर लें अलग से। तो ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में जिले नगर के बारे में कुछ चर्चाएं मिलती हैं। तो वहाँ पर चापण महोदय कुछ चीज़ों को लिखते हैं कि अशोक ने मेरे को इस प्रकार से ये निर्देश दिए हैं कि मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अभिलेखों को लिखूं, देखूं, जांचूं, परखूं, आकार कैसा हो, प्रकार कैसा हो, किस प्रकार से चीज़ हो। तो जो हस्ताक्षर मिलते हैं वो चापण महोदय के मिलते हैं, और चापण महोदय के हस्ताक्षर है वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। ये ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में उत्कीर्ण बात है। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख अभिलेख में उत्कीर्ण बात है। अशोक के समस्त अभिलेखों को लिखने का श्रेय अशोक ने लिखवाए हैं। किससे लिखवाए हैं? वो लिखवाए हैं आपके चापण महोदय के द्वारा। यह जानकारी हमें ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में मिलती है। अभिलेख लिखे गए, इसमें क्या है? नियम है, कानून है, सुझाव है। राजा के द्वारा कुछ नियम बनाए गए समाज के लिए, कुछ कानून बनाए गए हैं, और जो कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि पशु बलि को उन्होंने निषेध किया। बहुत सारे कामों को हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखी हुई बातें राज्यादेश हैं, नैतिक नियम की बात, जो संदेश है, नैतिक नियम संदेश है जो प्रजा के लिए दिए गए हैं। ये अभिलेख के अंदर दी गई बात है। मुख्य रूप से अगर देखो तो प्रजा का नैतिक उत्थान करना अभिलेख का मुख्य उद्देश्य देखा गया है। अब अशोक के जो शिलालेख हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो अशोक के शिलालेख दो प्रकार के हैं। वृत्त शिलालेख जो बड़े बड़े पट्टों पर बड़े बड़े पहाड़ों को काट के, और लघु शिलालेख जो थोड़े छोटे पहाड़ हैं उनको काट के बनाए गए हैं। ये उन स्थानों पर उत्कीर्ण करवाए गए थे जहां पर पर्वत विद्यमान थे। पर्वतों की शिलाओं को समतल कर उन पर लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। मैंने बताया आपको, जहां पर पर्वत थे वहां पर उनको काटा गया, उनको समतल किया गया, और उसके ऊपर जैसी जिस स्थान की भाषा थी उसको लेकर लिखा गया। अब उसके बाद में बात करेंगे भाई जो वृहत शिलालेख है ये 8 स्थानों पर पाए गए हैं। ये बड़े शिलालेख हैं, ये 8 स्थानों में पाए गए हैं। एक तरफ हम अच्छे से स्थान को पढ़ेंगे। वर्तमान में खोजा किसने पढ़े हैं, कौन से देश में है, कौन से जिले में है, और भाषा कौन सी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम केवल इसको रिपीट टेलीकास्ट के माध्यम से बार बार बोलते हुए, दोहराते हुए याद करने का प्रयास करेंगे कि जो अशोक के व्रत शिलालेख है वो 8 स्थानों पर पाए गए हैं, जिसमें 14 संदेश और राज की आज्ञाएं हैं। जो अशोक के 14 आप देखते हैं ना, पहले अभिलेख में ये लिखा हुआ है, दूसरे में ये लिखा हुआ है, तीसरे में ये लिखा हुआ है। तो अब कहानी क्या है
कि जैसे यहाँ पर ये अभिलेख है, जैसे मानसेरा अभिलेख, शाहबाज गढ़ी, गिरनार, सोपारा, एरागुड्डी, कालसी, जोगढ़ और धौली। अब बड़े बड़े पत्थरों को लिया गया, उस एक पत्थर पर 14 बातों को लिख दिया गया और लगा दिया गया। ये कहानी है कि बड़े पत्थर लिए, मतलब सॉरी बड़े जो पहाड़ थे उनको देखा, काटा और उसके ऊपर वो जो 14 बातें हैं उनको लिख दिया। और उन 14 में से जो जोगढ़ और धौली की बात करेंगे उसमें आप 1 से लेकर 10 तक की बात मिलेगी, 14वीं बात भी मिलेगी कि मेरे से कोई बात हो तो क्षमा करने की बात है, यहाँ पर अशोक कहता है। लेकिन 11वां, 12वां, 13वां जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो जोगढ़ और धौली में नहीं लिखी गई है। हम तसल्ली से देखेंगे। हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि 14 लेख होने के कारण इसके अंदर 14 लेख, एक स्थान पर 14 लेख होने के कारण इसे चतुर्दश शिलालेख की संज्ञा भी दी जाती है, चतुर्दश शिलालेखों की संज्ञा भी दी जाती है। और लघु शिलालेख में भी विषय बहुत सारे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें पढ़ने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हम देखेंगे कि ये वर्तमान में कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है, इनके द्वारा ये खोजे गए हैं, इन बातों को करने का हम प्रयास करेंगे। आपको ये दिख रहा है या फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ? मैं समझता हूँ अब आपको ये दिखने लग गया होगा। ठीक है, आइए। हम्म तो सबसे पहला है मानसेरा अभिलेख, पाकिस्तान में है, हजारा जिले में है, लिपि खरोष्टी है, मेरे द्वारा अभी बताया गया है। मानसेरा अभिलेख पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, हजारा जिले के अंदर स्थित है और खरोष्टी लिपि इसके अंदर पाई गई है। इसको खोजा गया है, मानसेरा अभिलेख को खोजकर्ता जो हैं वो कनिंगम महोदय हैं, कनिंगम महोदय हैं, कनिंगम महोदय हैं, कनिंगम महोदय हैं। बोल बोल के से देख देख के ही समझना पड़ेगा जी। मानसेरा अभिलेख खोजकर्ता है कनिंगम महोदय, पाकिस्तान देश में ये पाया गया है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, उस समय तो ये भारत में था, हजारा जिले में स्थित है और ये है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो पहला अभिलेख जिसके अंदर 14 बातें लिखी हुई है पूरी, वहाँ पर लगाया गया। कौन सी भाषा थी? खरोष्टी भाषा लिपि में लगाया गया था, हजारास्तान में, पाकिस्तान में। खोजकर्ता कौन है? कनिंगम महोदय, कनिंगम महोदय, कनिंगम महोदय। दूसरे अभिलेख की बात करते हैं। दूसरा अभिलेख है शाहबाज गढ़ी शिलालेख, शाहबाज गढ़ी शिलालेख। तो ये पत्थर पे लिखे गए हैं, इस अभिलेख को शिलालेख कहते हैं। शाहबाज गढ़ी खोजा है जनरल फोर्ट ने। किसने खोजा है? जनरल फोर्ट ने। ये भी पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान की पेशावर स्थान में खरोष्टी में लिखा गया है। तो शाहबाज गढ़ी जो है, शाहबाज गढ़ी शिलालेख कर्नल जनरल जनरल फोर्ट के द्वारा जनरल फोर्ट के द्वारा पाकिस्तान में खोजा गया और पेशावरिस्तान में खोजा गया। लिपि इसकी खरोष्टी है। मतलब पाकिस्तान में दो पाए गए हैं, एक तो मानसेरा शिलालेख, शाहबाज गढ़ी शिलालेख। मानसेरा शिलालेख को खोजकर्ता कनिंगम महोदय है, शाहबाज गढ़ी शिलालेख को खोजकर्ता जनरल फोर्ट है। दोनों पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मानसेरा हजारा जिले में है, खरोष्टी लिपि में है, दोनों में खरोष्टी लिपि है और ये पेशावर स्थान में पाया गया है आपका शाहबाज गढ़ी। खोजा किसने? जनरल फोर्ट ने। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख भारत में है, गुजरात में है, जूनागढ़ और ब्राह्मी लिपि में। अब तो सारी लिपियां ब्राह्मी ही पाई जाएंगी। बस हमें जो ध्यान रखना है, इनका नाम, क्षेत्र, खोजकर्ता कौन कौन है और कौन से राज्य में है और कौन से जिले या स्थान पर अवेलेबल है। पढ़ते हैं तसल्ली से। गिरनार गुजरात में है, कर्नल जेम्स टोड, वही जेम्स टोड जो राजस्थान में हमारे घोड़े वाले बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। हम्म गिरनार शिलालेख कर्नल जेम्स टोड के द्वारा गुजरात के गिरनार क्षेत्र में खोजा गया और इसमें जूनागढ़ जिले में पाया जाता है। जूनागढ़ जिले में पाया जाता है। लिपि जो है वो ब्राह्मी है। उसके बाद सोपारा शिलालेख, खोजकर्ता का नाम मुझे तो किताबों में कहीं मिला नहीं हो, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट में बता देना। सोपारा शिलालेख खोजकर्ता का पता नहीं है। 12 में भारत के वर्ष में महाराष्ट्र क्षेत्र के थाने में है, लिपि ब्राह्मी है। तो सोपारा भारत महाराष्ट्र थाने, सोपारा शिलालेख कहाँ पर है? किसाब थाने में है। थाना मतलब महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एरागुड्डी शिलालेख अणुघोष के द्वारा खोजा गया। 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 आंध्र प्रदेश में स्थित है, कुर्नूल जिले में है, लिपि ब्राह्मी है। एरागुड्डी शिलालेख अणुघोष के द्वारा खोजा गया, अणुघोष के द्वारा खोजा गया। उसको आंध्र प्रदेश में कुर्नूल क्षेत्र में
ब्राह्मी लिपि में पाया गया। उसके बाद है कालसी शिलालेख, इसे फॉरेस्ट महोदय के द्वारा खोजा गया। कालसी शिलालेख को देहरादून में, कालसी शिलालेख को देहरादून में, कालसी शिलालेख को देहरादून में फॉरेस्ट महोदय के द्वारा खोजा गया। जो आपके कालसी शिलालेख है ये भारत में उत्तराखंड राज्य में देहरादून में ब्राह्मी लिपि में ये खोजा गया। तो देहरादून में है कालसी, खोज करता है फॉरेस्ट, भारत के उत्तराखंड में स्थित है देहरादून में कालसी शिलालेख फॉरेस्ट द्वारा। अब जोगड़ और धौली दोनों ही उड़ीसा में है, जोगड़ और धौली दोनों उड़ीसा में है। जोगड़ जो है वो गंजम जिले में है उड़ीसा के, और आपके जो धौली है वो आपके पुरी के अंदर है उड़ीसा में, दोनों ही ब्राह्मी लिपि में है। तो जोगड़ और धौली, जोगड़ गंजम जिले में है, जोगड़ गंजम जिले में है और धौली पुरी जिले के अंदर है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। यानी कि जोगड़ जो है वो गंजम में है और धौली जो है वो पुरी में है। ठीक है, इसको इस प्रकार से शॉर्ट करेंगे अगली बार कि आप भी देखोगे ये फिट कैप्सूल की तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्थान है। इन 6 स्थानों में तो 14 बातें एज की एज इट इज सेम पाई गई हैं। वो बातें भी हम देखेंगे कि वो बातें कौन सी हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे भाई 14 बातें कौन सी हैं। ये 14 बातें ये हैं, इसके बाद ही आएगी ये वाली। प्रथम इसमें ये लिखा हुआ समाज में उत्सवों का निषेध, जीव हत्या पर रोक, ये सब 14 बातें 14 बातें 14 बातें ये लिखी हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हाँ, कि ये जो 14 बातें हैं उसके अंदर से 2 विशेष बातें जो हैं वो नहीं है। 2 विशेष बातें कौन सी नहीं है, देखो कि धौली और जोगड़ में 11, 12 और 13वां लेख उत्कीर्ण नहीं मिलता। यानी कि 1 से 10 तक तो मिलते हैं, 14वां तो सब जगह ही कॉमन था। अपनी प्रजा से क्षमा याचना करता है कि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं पहुंच पाया, इतने ही काम कर गया, इसलिए भी मुझे माफ़ कीजिए। ये सब बातें उसमें मिलती हैं। तो 14 तो सभी में कॉमन है, 1 से 10 तक की बातें सब में कॉमन है। पर 11, 12 और 13वां यहाँ पर कहाँ पर, जोड़ी और धौगड़ में, ये धौली और जोगड़ में ये जो 11वां, 12वां और 13वां लेख है ये उत्तीर्ण नहीं है। पूछ लेगा कि जोगड़ और धौली में 11वां, 12वां और 13वां लेख उत्कीर्ण नहीं है। इन स्थान पर 2 नए पृथक शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम जो पृथक लेख लिखे गए हैं जोगड़ और धौली में, और द्वितीय पृथक लेख लिखा गया है, ये भी लिखा गया है तो जोड़ी और धौगड़ में, मतलब आपके जोगड़ और धौली में। मैं यहाँ समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि बातें बहुत सारी लिखी है। अब बातों में 2 बार काम की बात है कि प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, क्योंकि कलिंग को उसने अलग से जीता था, अलग से वहाँ पर बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, तो विशेष प्रकार के बात काम किए गए। काम क्या किए गए कि संपूर्ण प्रजा मुझसे डरे नहीं, भय मुक्त मुझसे रहे, और भय मुक्त रखते हुए ही राजा से संपर्क करने का प्रयास करें। वहाँ पर जो न्याय क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हैं वहाँ पर अच्छे से न्याय करने का प्रयास करें, वो बात है। इसको एक एग्जाम्पल से हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप और हम ज़्यादा उम्र 35-37 साल उम्र है हमारी अपनी, तो हम देखते हैं जैसे मान लीजिए हम जयपुर के प्रताप नगर में या कहीं भी एक्स मेरा एक उदाहरण है वहाँ पर रहते हैं। उस क्षेत्र में अभी हाल ही में कोई चाकूमारी की घटना होती है और एक किसी योद्धा के द्वारा, किसी कारणवश, मेरा केवल एग्जाम्पल लेने का उद्देश्य है, किसी से रिलेट करना नहीं है, पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वहाँ पर किसी एक युवक के द्वारा खड़े होकर थोड़ा बहुत अच्छा तमाशा कर दिया और उससे 2-4 चाकू वाकू या तलवारबाजी होकर उसके ज़्यादा लग गई। ठीक है, कानून क्या करेगा वो एक उसका विषय है। लेकिन आप देखेंगे आसपास के कई 2-4 कॉलोनियों में या 2-4 कॉलोनियों के पास उसका एक आतंक पैदा हो जाता है, उसका डर पैदा हो जाता है। हम कई प्रकार के लोग होते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर अशोक को हम कोई गलत बात से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन काम ऐसा किया गया था कि जो उड़ीसा है या कलिंग है उस क्षेत्र में लोग इनसे भयभीत थे, तो उनके भय को निकालने के लिए अलग से पृथक लेख लिखे गए। प्रजा को संतान संबोधित किया गया, खुद को एक पिता संबोधित किया गया, और यहाँ पर जो लोग थे उनके अंदर से किस प्रकार से डर को निकालने का प्रयास किया, इस बारे में बात है। तो ये कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति को बताता है। पहला प्रथम शिलालेख जोगड़ और धौली में नगर में न्यायाधीशों की निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया। मनुष्य को अकारण कैद या यातना नहीं दी जाए, मनुष्य को अकारण से कोई यातना या कैद नहीं दी जाए। इसे देखने के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म महामात्यों को भेजा जाएगा। उज्जैन और तक्षशिला में प्रत्येक 3रे वर्ष भेजा जाएगा, क्योंकि ये लंबे टाइम तक वहाँ पर रहे थे।
और उज्जैन में तो इनकी एक धर्मपत्नी हमेशा रहा करती थी। ठीक है, तो इसी में अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान हैं, जिस तरह से अपनी संतान के लिए इहलोक और परलोक के सुख की कामना करता हूँ, उसी तरह से मैं सभी मनुष्यों के लिए अपनी कामना करता हूँ। जैसे मैं मेरे बच्चों की कामना करता हूँ, वैसे मैं प्रजा की कामना करता हूँ। द्वितीय प्रत्यक्ष शिलालेख में लिखा हुआ है कि ये अशोक सीमांत प्रदेशों में अजीवित जातियों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करता है। वो सम्राट से डरे नहीं, मतलब बहुत सी आठवीं जातियां थी, बार बार परेशान करती थी, जंगल में रहने वाली जातियां थी, मानती नहीं थी। तो उनको भी ये निर्देश दिया है कि आप शिलालेखों को पढ़ें, स्तंभ लेखों को पढ़ें, अशोक की नीति को मानें, व्यापार करें, वाणिज्य करें, खेती करें, शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार की बातें इसमें लिखी गई हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने इसको अच्छे से बोल के आपको बताया है। लिखना होगा, लिख देंगे, कोई इतना विशेष नहीं है, पर इसको बार बार एक दो बार देख लेंगे, आंखों को बंद करके रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे जिसमें भी याद हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं लघु शिलालेख। जैसा कि हमने देखा, ये देखिए, ये है वृद्ध शिलालेख, मतलब पहला अशोक, अशोक के अभिलेख, पहला शिलालेख पत्थर पे। स्तंभ लेख, जहां पर शिलालेख नहीं थे वहां स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख में हमने देखा व्रत, ये बड़े बड़े इस प्रकार के, ये पत्थरों को देखिए, ये वाले व्रत शिलालेख हैं। ये स्तंभ लेख है। ठीक है, छोटे और बड़े दोनों हो सकते हैं जहाँ पर पहाड़ नहीं थे। और यहाँ पर ये लघु, ये आपके जो गुहा लेक है, ये गुहा लेक। ठीक है, स्तंभ थोड़े से बड़े, चमक भी बहुत शानदार है इनकी, आप देखेंगे औरैया वगैरह में, नंदनगढ़ लोरैया में देखेंगे। अभी आराम से अच्छे से पढ़ेंगे जब देखेंगे। अब हम यहाँ पर लघु शिलालेख की बात कर लेते हैं। लघु शिलालेख, मैं समझता हूँ शायद 56-57 मिनट की क्लास हो गई है, और कल हम इसको बार बार रिपीट करेंगे और रिपीट करके बोलेंगे जब ये लघु शिलालेख। लघु शिलालेख के बाद में आपके ये अशोक के कुल 14 बातें हैं, ये भी पूरी एक क्लास जाएगी। फिर ये स्तंभ लेख है, मैं समझता हूँ अगली क्लास में हम इसको करेंगे, कि थोड़ा सा मैटर है, तो रटना भी है, समझना भी है, याद भी करना है। तो आज हमने ये पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शीघ्र ही क्लासें होंगी आपके, अच्छे तरीके से जल्दी निपटा देंगे। निश्चिंत रहे, एप्लीकेशन को लाइक करें, और सॉरी हमारी वीडियो को लाइक करें, और जो भी इसको अच्छे तरीके से प्रचार प्रसारित किया जा सकता है विद्यार्थियों के माध्यम से, वो भी आप करने का प्रयास करें। धन्यवाद।